नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। क्या उत्तराखंड के सांसद राज्य के हालातों से वाकिफ नहीं हैं या फिर वो राज्य के हितों की बात करने में खुद को असक्षम पा रहे हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्य के सांसदों को एक ऐसी लकीर दे दी गई हो जिसमें वो सब कुछ देखते सुनते हुए भी देश की संसद में वो सब कुछ नहीं कह पा रहे हैं जो उन्हें कहना और करना चाहिए? क्या कारण है कि जिस इकबाल के साथ उन्हें राज्य के हितों की बात, राज्य के लोगों की मुश्किलों का जिक्र इस देश की संसद में करना चाहिए, इस देश में वो आवाज उठानी चाहिए, उसमें वो चूक से जा रहे हैं? ये बात तब और भी गंभीर हो जाती है जब उसी संसद में जहां उत्तराखंड के सांसद राज्य के मसलों पर मौन धारण किए हुए हों और उसी संसद में एक गैर राज्य की सांसद, और वो भी विपक्षी पार्टी की सांसद, उत्तराखंड के जंगल, उत्तराखंड के पहाड़, उत्तराखंड के हिमालय की पैरोकारी के लिए पुरजोर अंदाज में अपनी आवाज को बुलंद करती हुई सुनाई दे जाए। आप में से कई लोगों ने शायद संसद की कार्रवाई का ये वीडियो न देखा हो और यह भी हो सकता है कि कईयों ने यह वीडियो देखा भी हो, लेकिन सभी लोगों के मन में यह सवाल जरूर आएगा कि आखिर क्या वजह है कि उत्तराखंड के हितों को लेकर उत्तराखंड के सांसदों से अधिक मुखर एक गैर राज्य का सांसद दिख रहा है, और वो भी जो विपक्षी दल से आ रहा हो, जिस दल को पिछले 3 चुनाव में उत्तराखंड ने एक भी सीट न दी हो। इस चर्चा को बहुत अधिक लंबा न खींचिए, चलिए पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का है। वो संसद में एक बयान दे रही थी। रंजीत बता रही हैं कि उत्तराखंड में और हिमाचल में आई आपदाओं ने भारी नुकसान पहुंचाया है। रंजीत एक ही लाइन में उत्तराखंड की तमाम प्राकृतिक आपदाओं का खाका खींच देती हैं। वो लैंडस्लाइड की बात करती हैं, 2013 की केदारनाथ आपदा से लेकर ऋषिगंगा की आपदा तक की बात कर देती हैं। जोशीमठ, सिलक्यारा, जंगलों में आग जैसे मसलों को एक ही लाइन में बता जाती हैं। रंजीत इससे भी अधिक बहुत कुछ कहती है। आइए पहले आप उनका ये बयान, उनका ये वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, चर्चा उसके बाद भी जारी रखते हैं। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से विकास के नाम पर प्रकृति और हिमालय का जो दोहन है वो बहुत चिंताजनक है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा और संज्ञान दिलवाना चाहती हूँ मंत्री साहब को कि बढ़ती लैंडस्लाइड, बादल फटना, जंगलों में आग, सूखते जल स्रोत और हिमालय क्षेत्र में मिट्टी का तेजी से कटना अत्यंत चिंताजनक है। 2013 में केदारनाथ, 2021 में ऋषिगंगा की त्रासदी, फिर जोशीमठ मकानों का धंसना, उत्तरकाशी, पिछले साल सिलक्यारा टनल का हादसा, हिमालय के जंगलों में बेकाबू आग, इस साल वायनाड, हिमाचल, उत्तराखंड, भारी तबाही और कई लोगों की मृत्यु हो जाना। अभी हाल ही में बद्रीनाथ में भारी भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण 4 धाम यात्रा आपको रोकनी पड़ी और केदारनाथ से लोगों का रिस्क अभी तो चल रहा है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ये नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी कि ये मैन मेड आपदाएं हैं जिसके बारे में हम सबको बहुत गंभीरता से चिंता करनी चाहिए। मैं आपको 4 धाम जो चल रहा है आपकी परियोजना, इस माध्यम से आपको ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ कि ये जो अवैज्ञानिक, अनियंत्रित, मनमानी विकास नीतियों की आग में घी का काम कर रही है, ये आपदाओं को बुलाने का काम है। अभी हाल ही में एक संज्ञान आया है कि ये जो 4 धाम परियोजना है जो 900 किलोमीटर है, जिसमें मात्र 100 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो भागीरथी वाला स्ट्रेच है, वो ही सिर्फ इको सेंसिटिव जोन है, जिसको 2012 में बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वहाँ पे भी अंधाधुंध पेड़ों की कटाई का निर्णय ले लिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब के संज्ञान में ये बात लेना चाहती हूँ कि जो इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन है, जो मात्र भागीरथी वाला जोन है, जो गंगा का उद्गम है, वही 100 किलोमीटर है जहाँ से गंगा अपने प्राकृतिक रास्ते से चल रही है। आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे बीआरओ द्वारा गुमराह किया जा रहा है। वहाँ पे लगभग 15,000 पेड़ और सबसे हाइट पे 6,500 लगभग देवदार के पेड़ों को
काटने की साजिश हो रही है। और जबकि वहां पे अगर उस जगह को 100 किलोमीटर के स्ट्रेच को यदि हम 10 और 12 मीटर चौड़ीकरण की जो बात की जा रही है अगर ना भी करेंगे तो वो रास्ता डिफेंस के लिए भी और लोगों के लिए आवाजावन के लिए भी सुरक्षित है। हमें पहले हिमालय को बचाना है, हिमालय का बाजारीकरण नहीं करना है, हिमालय को आदर से देखना है, ना कि उसका कमर्शलाइजेशन करना है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि एक तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसके लिए नेक्स्ट सेशन में कॉलिंग अटेंशन या बड़ा डिस्कशन होना चाहिए। और आज की धन्यवाद श्रीमती रंजीत रंजन जी। तो सुना आपने, एक गैर हिमालयी राज्य का एक सांसद जिस पुरजोरी से हिमालय को बचाने की आवाज संसद में उठा रहा है, क्या कभी आपने इस हिमालयी राज्य के 5 सांसदों में से किसी एक सांसद को भी ऐसी आवाज उठाते देखा हो? अगर देखा हो तो हमें भी जरूर बताइएगा। अगर हो सके तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम भी देखें और समझ सकें। सवाल यह नहीं है कि राज्य में सड़कों का विकास नहीं होना चाहिए, सवाल यह भी नहीं है कि हिमालय बचाने के नाम पर राज्य में विकास की गतिविधियों को सिरे से रोक देना चाहिए, लेकिन सवाल यह भी है कि राज्य जिन वजहों से समूची दुनिया में सबसे अलग पहचान रखता हो, क्या उस पहचान को बनाए रखने की जिम्मेदारी इन सांसदों की नहीं है? क्या आपको पता है कि राज्य के लगभग 400 गांव ऐसे हैं जो वर्षों से अपने पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपने कभी ढहते दरकते भूस्खलन प्रभावित गांवों की आवाज उठाते अपने सांसदों को संसद में देखा या सुना है? वीडियो हो तो हमें भी बताइए और दिखाइएगा। और आपको जानना चाहिए कि इन गांवों का पुनर्वास क्यों नहीं हो पा रहा है। दरअसल बजट की कमी इन गांवों के पुनर्वास में रोड़ा है। ऐसे में शायद केंद्र से बजट मिल जाता तो हम गांवों का पुनर्वास कर पाते। क्या आपको पता है कि राज्य में हर साल आने वाली आपदाओं में कितना नुकसान होता है, कितनी जनहानि होती है, कितनी कृषि भूमि खत्म हो जाती है? नजर डाल लीजिए। हम एक टेबल आपके सामने दे रहे हैं जिसमें सिर्फ 2015 से 2021 तक में आपदा से हुए नुकसान का लेखा जोखा हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। इस टेबल में इस जो सूची है, ये लिस्ट है, इसमें हमने एक कोशिश की है, हालांकि इसके बाद के भी आंकड़े हैं लेकिन वो अभी अपडेट नहीं हो पाए हैं सरकारी आंकड़ों में, लिहाजा हमारे पास ये आंकड़े थे। हमने कोशिश किया कि आपको ये दिखाए जाएं, इससे आपको समझ में आएगा कि हर साल प्राकृतिक आपदाओं में उत्तराखंड में कितनी जनहानि भी होती है, कितनी कृषि भूमि खत्म हो जाती है, कितने पशुओं का नुकसान होता है और उसके साथ जो समाज जो जख्म मिलता है वो एक अलग बात है। उसकी चर्चा कभी आपने संसद में सुनी? क्या सांसदों ने ऐसा कोई जिक्र संसद में किया हो? क्या ये पीड़ा कभी आपने देखी कि ये पीड़ा इस देश की संसद में आपको हमारे जो राज्य के सियासी नुमाइंदे हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हों? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस बयान के बाद उठने लाजमी है। जरा अपने दिमाग पर आप जोर डालकर याद करिए कि हमारे 5 सांसदों ने इन मसलों पर पिछली बार कब बात की होगी। अगर बात की तो उसका नतीजा क्या निकला? उत्तराखंड के सांसदों की कार्यकुशलता उस वक्त भी सवालों के घेरे में आ जाती है जब केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से संसद में पूछा जाता है कि किसी सड़क को NH बनाने का मानक क्या है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए देश भर में NH की लंबाई गिनाने में लग जाते हैं। हालात ये होते हैं कि सभापति उन्हें तैयार करके आने की सलाह दे देते हैं, नसीहत दे देते हैं और चुप कराकर बैठा देते हैं। अगर आपने उत्तराखंड के सांसद का ये वीडियो नहीं देखा हो, अजय टम्टा साहब का, तो हम उसका वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तसल्ली से देख लीजिएगा। ये सवाल गंभीर है इसलिए भी क्योंकि माना जाता है कि राज्य के सरोकारों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासे गंभीर रहते हैं। ऐसे उम्मीद रखनी चाहिए थी कि हमारे सांसद PM मोदी को इन मुश्किलों से दो चार कराएंगे, उनसे कम से कम इसका जिक्र करेंगे और शायद इसका जल्द हल भी निकल पाता। रंजीत रंजन का जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट में राज्य का दबदबा हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। लगातार 3 सरकारों से दिख रहा है, कोई न कोई मंत्री बना ही है। ऐसे में क्या उत्तराखंड की आवाज़ इतनी भी अनसुनी रह गई कि आज चर्चाएं रंजीत रंजन की करनी पड़ रही हैं? इस वीडियो के बहाने बहुत कुछ कहा जा सकता है, कई चर्चाएं यहीं से शुरू हो सकती हैं।
सवाल ये भी उठ सकता है कि सूबे की जनता ने जिन्हें इस लोकतांत्रिक देश में अपनी सियासी नुमाइंदगी सौंपी है, क्या उस इस योग्य हैं कि उन्हें नुमाइंदगी दी जा सके? और अब जब नुमाइंदगी दे दी गई है तो क्या उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभा रहे हैं? ये बेहद गंभीर और बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलें।